हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन में आज का टॉपिक रहेगा इंस्ट्रक्शनल प्लान्स का। देखिए वैसे तो देखा जाए ना तो इन्होंने 3 दिए हैं, ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान। बहुत इजी सी चीजें हैं सुनने में तो, ठीक है, बट अगर हम इनको शब्दों में ढालने की कोशिश करें तो थोड़ा सा लंबा टॉपिक पड़ जाएगा। जब हम इनके मेरिट्स, डिमेरिट्स और प्रॉपर सीक्वेंस देखेंगे, चीजें देखेंगे, तो इसलिए ईयर प्लान और यूनिट प्लान हम इस क्लास में करेंगे और लेसन प्लान जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको इतना तो पता ही है कि हाँ, ईयर प्लान मतलब पूरे साल में क्या काम करवाना है एक टीचर ने। यूनिट प्लान मतलब उस साल में यूनिट वाइज कैसे उसने प्लानिंग की है कि ये यूनिट ऐसे करवानी है, उसके बाद ये यूनिट होगी, कैसे प्लान किया। उसके बाद डेली का जो लेसन प्लान है कि रोज क्या पढ़ाना है, वो लेसन प्लान में चला जाएगा, ठीक है। सो अगर जिस्ट निकाले तो इतनी सी बात है, बट वो इतनी सी बात कितनी बड़ी बात हो सकती है वो इस वीडियो में बात करेंगे। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल टू मी, ठीक है। चलिए जी, ईयरली प्लानिंग। ईयरली प्लानिंग में हमें सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि साल में एक सब्जेक्ट टीचर है, मान लो मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी है या मुझे एजुकेशन पढ़ाना है या पेडागोजी पढ़ानी, साइकोलॉजी, कुछ भी पढ़ाना है। सो एक टीचर कैसे मतलब टीचर ट्राई करेगा कि कंप्लीट व्यू, ओवरव्यू, जैसे मुझे ये पता था कि चलो ईयरली नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ कि मान लो मुझे एक साल मिला है, एक साल एक क्लास का होता है अगर, या फिर मुझे एक सेमेस्टर मिला है कि मुझे इतनी पेडागोजी कंप्लीट करानी है, ठीक है। चलो अभी तो मैं एग्जाम के लिए करा रही हूं आपके, बट अगर मुझे क्लास में करवानी हो ये चीज तो उसमें क्या रहेगा, मेरा एक ओवरव्यू रहेगा कि मुझे अगर 3 महीने में या 6 महीने में कवर करवानी है तो मैं किस किस तरीके से टॉपिक्स को लेके चलूंगी। ब्रॉड एस्पेक्ट रहेगा, ठीक है। मान लो वो ब्रॉड एस्पेक्ट में आपके केवीएस की पेडागोजी का लेके चलूं तो वो ब्रॉड एस्पेक्ट क्या है कि मैंने सारे सिलेबस को जितना भी पेडागोजी का था 42 वीडियोस में कवर करना है, ठीक है। कि मैंने जिस हिसाब से चीजें देखी कि हाँ, इसको एक वीडियो में ले सकते हैं, इसको 2 क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं, तो इस तरीके से करके मैंने टारगेट रखा कि 42 वीडियोस के अराउंड जो है चीजें हो जाएंगी, ओके। वो एक क्या हो गया, पूरे साल का प्लान टीचर ऐसे कर रहा है, ओवरव्यू ले रहा है इंस्ट्रक्शनल वर्क उसके सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से वो ईयरली प्लान बनाएगा। वी मीन द सेशनल प्रोग्राम दैट हैज टू बी चॉक्ड आउट बाय द टीचर इन हिज सब्जेक्ट, कि वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हुए टीचर को उस पूरे साल का ब्यौरा जो है वो रेडी करना है खुद के लिए, कि वो कैसे एक साल में या ईयरली, मतलब ईयरली को वैसे हम टर्म प्लान या सेशनल प्लान बोल सकते हैं, क्योंकि ईयरली तो पूरे साल का हो गया और ये हम स्कूल लेवल पे लेके चलते हैं तो हम ईयरली बोल देते हैं। अदरवाइज जैसे एमएड में है तो वहां पे सेमेस्टर वाइज चीजें आ जाएंगी, ओके। पूरे साल का अलग होगा, फिर देन सेमेस्टर का अलग होगा, देन यूनिट का अलग होगा, तो वो प्लानिंग जो है, वर्ड जो आगे लग गया उस तरीके से उसकी चीजें होंगी। अब ये भी हो सकता है कि मैं ईयरली प्लान के बाद मंथली प्लान बना लूं, ठीक है। मंथली प्लान के बाद मैं वीकली प्लान बना लूं, देन मैं लेसन प्लान बना लूं, पॉसिबल है, ठीक है। बट मेजरली जब हम बात करते हैं ईयरली प्लान के बाद हम देखते हैं यूनिट प्लानिंग। बट ईयरली प्लान में क्या क्या चीजों का ध्यान रखेगा एक टीचर ना, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब हमें पता है ना कि एक ही साल है तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमें देखने पड़ेंगे कि भाई इतने संडे आ गए, इतनी छुट्टियां आ गई और बचे हुए इतने दिन बचे 365 में से, तो ठीक है। मान लो 52 हफ्ते होते हैं ना यूजुअली, तो 52 हफ्ते की 52 छुट्टियां तो वैसे ही हट गई, ठीक है। 365 में से वो हटा दो, प्लस फिर वो हॉलीडेज आ गई कुछ ना कुछ, प्लस अगर विंटर या समर है तो उसके हॉलीडेज आ गए। सो टीचर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्किंग डेज अवेलेबल कितने हैं उस पूरे साल में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स भी टीचर को, या टाइम जो अवेलेबल है वो देखना पड़ेगा कि मान लो एक टीचर तो है जिसकी 2 क्लासेस आती है पूरे दिन में, एक टीचर की एक आती है क्लास, एक मान लो 10th क्लास में लेक्चर है, सो एक टीचर की 2 पीरियड है उस क्लास में और एक का एक है, तो जिसके 2 पीरियड है वो अलग तरीके से प्लानिंग करेगा ना कि 2 पीरियड है तो मैं कैसे पढ़ाऊं, कैसे टेस्ट लूं, कैसे इवेल्युएशन करूं, कैसे चीजें करूं। और एक पीरियड वाले के पास वैसे ही टाइम कम हो गया तो वो उस हिसाब से एडजस्ट करेगा चीजें। सो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स भी देखने पड़ेंगे, नेचर और स्कोप भी देखना पड़ेगा सब्जेक्ट का। एक तो टीचर को हिस्ट्री पढ़ानी है, एक टीचर को मैथ्स करवाना है, फर्क तो रहेगा ना उनमें। ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों की स्ट्रैटेजी सेम हो या दोनों सेम नंबर ऑफ क्लासेस में काम करवा दें, राइट। सो वो नेचर और स्कोप जो है सब्जेक्ट का, उसका सिलेबस क्या है, कितने टॉपिक्स हैं, किस टाइप की लर्निंग इसमें होगी, कि मान लो हिस्ट्री में तो हम स्टोरी टेलिंग कर लेंगे, मैथ्स में थोड़ा ना स्टोरी टेलिंग करेंगे, उसमें तो समझाना पड़ेगा, करना भी पड़ेगा और बच्चों से भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो नेचर क्या है सब्जेक्ट का और उसका स्कोप कितना है, क्या चीजें हैं उसके अंदर, क्या क्या इंक्लूडेड है, उन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप साल के लिए प्लान कर रहे हैं।
मीन्स एंड मटेरियल अवेलेबल फॉर द टीचिंग। अब आपने प्लान तो ऐसा कर लिया कि मुझे ना मतलब ऐसे बायोलॉजी पढ़ानी है और सारी की सारी मैं स्केलेटन सिस्टम लाके खड़ा कर दूंगी और वहां पे जो है हर एक बोन के बारे में ये चीजें बताना है वगैरह वगैरह, बट वो चीजें अवेलेबल है ही नहीं, वो सोर्सेज ही नहीं है, वो मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है आपके स्कूल में। सो वो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि क्या चीजें अवेलेबल हैं और कितने में कितना जो है आप समझा सकते हैं और कैसे चीजों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है जी यूनिट प्लान। यूनिट प्लान मतलब एक यूनिट का, जैसे वो होता है ना, ये मैंने अभी बताया जो आपको कि आप इसको मंथली, वीकली और डेली प्लान्स में भी कर सकते हैं। एक और तरीका हो जाता है कि आप यूनिट प्लान करें, मतलब आपने एक वो टर्म यूज कर ली हमने कि जितनी यूनिट्स हैं या चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स को हमने पर्टिकुलर यूनिट में कुछ चैप्टर्स ले लिए, तो इस तरीके से यूनिट की प्लानिंग करेंगे हम। ठीक है, सो यूनिट प्लानिंग क्या रहेगी जी? स्टैंड्स फॉर द प्लानिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शनल वर्क ऑफ द सेशन बाय डिवाइडिंग द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस इनटू सम वेल डिफाइंड मीनिंगफुल यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो टर्म्स हैं हमारे पास, जो हमारा मान लो एक सेमेस्टर है, उसमें जो चैप्टर्स हमारे पास या जो सिलेबस है उसको हमने क्या कर लिया, यूनिट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे हमारा केवीएस का सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला हो गया अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, दूसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग। तो इस तरीके से वो यूनिट्स हो गई एक तरीके से देखें तो हम। ठीक है, फॉर मोर क्लैरिटी एक बार हम देख लेते हैं इस यूनिट टर्म को डिफाइन कैसे करेंगे। एच.सी. मॉरिसन ने दिया था, अ यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ रिलेटेड एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज। ठीक है, तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज हमने बना दी जिसमें हम मीनिंगफुल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। और ये क्यों करनी है एक्टिविटीज? ताकि जो प्यूपिल का मतलब जो पर्पस हम चाह रहे हैं कि वो अचीव करे वो चीजें हो जाएं और एक सिग्निफिकेंट एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों को मिले और लर्निंग हो उनकी, और लर्निंग होगी तो एक बिहेवियरल चेंज हमें उनमें नजर आएगा। ठीक है जी, ये हो गई यूनिट की डेफिनेशन। उसके बाद आता है कि और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, मतलब जैसे एच.सी. मॉरिसन ने दी, बहुत सारे लोगों ने दी, तो उन डेफिनेशन के बेसिस पे कुछ चीजें हमने निकाले, कुछ पॉइंट्स हमने देखे। क्या देखे एनालाइज करने के बाद? कंटेंट ऑफ ए यूनिट आर ऑलवेज वुवन और ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ सेंट्रल और कॉमन प्रिंसिपल, प्रोसेस, प्रॉब्लम या पर्पस। तो यूनिट जो है उसमें जो कंटेंट आएंगे, जैसे हमारी पहली यूनिट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, तो वो लर्नर के अराउंड घूमेगी जो टीचिंग लर्निंग। दूसरा क्या, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, तो टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस के अराउंड। जब हम लर्नर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, लर्नर की नीड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी मैच्योरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। बट तो पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे समझाने का कि जब यूनिट का कंटेंट आप डिसाइड करेंगे ना, तो वो चीजें सेम सेम होनी चाहिए कि एक कॉमन प्रिंसिपल हो या कॉमन कोई प्रोसेस हो या पर्पस हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स भी कोऑपरेट कर सकते हैं जब यूनिट फॉर्मेशन टीचर करने की ट्राई कर रहा हो। यूनिट में एक वेल इंटीग्रेटेड और मीनिंगफुल होल कैपेबल, मतलब यूनिट का जब हम बोल रहे हैं कि ये यूनिट है, दैट मींस उससे रिलेटेड टॉपिक्स उसमें सारे के सारे आ गए। एक डिजायर्ड जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, वो हमारा अचीव होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट ऑफ द यूनिट जो है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे मैं सिलेबस आपको कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा रही हूं, मैंने आपको जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाया तो मैंने आपको सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बता के सीधा मैच्योरेशन नहीं करवाया, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूटी में कंप्लीट किया, फिर हमने मैच्योरेशन की बात की। ठीक है, तो जब भी आप कंटेंट की बात करेंगे तो उस टाइम पे एक कॉन्टिन्यूटी और कॉम्प्रिहेंसिवनेस आपकी होनी चाहिए कि एक प्रॉपर सेंस बने कि आपको ये टॉपिक कराना है, उसके बाद ये टॉपिक कराना है, देन ये करवाना है। Organized होनी चाहिए चीजें। A unit represent a wholesome and complete subdivision of the content of syllabus, useful and meaningful in providing rich educational experiences। तो यूनिट वाइज जब चीजों को आप करेंगे तो थोड़ी सी चीजें बेनिफिशियल हो जाएंगी आपके लिए। अब यूनिट फॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप यूनिट फॉर्मेशन कैसे करेंगे? पहले तो आप एक्सेप्ट कीजिए जो वेरियस टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में मेंशन है कि ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। ओके, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस एज डिफरेंट यूनिट्स, आपको वो चीजें टॉपिक वाइज अलग अलग यूनिट में डालनी है। Combine the different topics of the syllabus in a view of the content and learning objective realized through the formation of unit। अब आप उन कंटेंट को एक जगह पे ले आइए और फिर आप अलग अलग तरीके से, मतलब जो वेरियस टॉपिक्स हैं उनको कंबाइन करके कि किसमें क्या सिमिलैरिटी है, कैसे जो है इसको डे टू डे लाइफ से हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे इसको समझाया जा सकता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि हम एक सिंगल यूनिट में रख सकते हैं कि इन चीजों को जो सोशल और कल्चरल एनवायरमेंट है स्टूडेंट का, जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या आर यूनिवर्स, सो उसके अंडर फिर हम अलग अलग टॉपिक्स उसमें पढ़ाएंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनिट फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो अभी हमने और चीजें देखी ना, उसके बाद अगेन जैसे हमने किसमें ईयरली प्लानिंग के दौरान चीजें कंसीडर की थी, तो ऐसे ही जब आप सिलेबस को यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हैं उस टाइम भी आप चीजों का ध्यान रखेंगे कि टोटल डेज, वर्किंग आवर्स क्या है, आप कितनी देर पढ़ाएंगे या फिर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, कंप्लीटनेस एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ द यूनिट्स, कि जो ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप वो यूनिट करवा रहे हैं क्या वो ऑब्जेक्टिव लास्ट में अचीव हो रहे हैं, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। सुटेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ एज, इंटरेस्ट, नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। अब मैं एक तो आप लोगों को पढ़ा रही हूं, एक मैं स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाऊं तो पॉइंट क्या है, एज के बेसिस एज के बेसिस पे चीजें डिफरेंट हो जाएंगी कि एज है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। अब मैं 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाऊं या फिर आप लोगों को जो बीएड किए हुए आप टीचर बनने वाले हैं आपको पढ़ाऊं, फर्क हो जाएगा ना चीजों में। वो चीजों में बहुत फर्क पड़ेगा ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप यूनिट को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, सॉरी फॉर माय कफ बट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सुटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज एंड टीचिंग लर्निंग कंडीशंस, वही अगेन सुटेबिलिटी देखेंगे कि रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। देन है जी प्रॉपर डिवीजन करेंगे आप पूरे सिलेबस का टाइम और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, बीइंग परफेक्ट ट्यून विद द रियलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आप ट्यून रखेंगे किसके साथ, जो आपके यूनिट बना रहे हैं वो, और जो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं ओवरऑल, कि क्या वो सब्जेक्ट वाले ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं आपके यूनिट फॉर्मेशन के हिसाब से। प्रॉपर इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में, ये हमने ईयरली प्लानिंग के दौरान भी बात की थी। प्रॉपर कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो यूनिट्स आप अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं कि वो कंटिन्यूटी बरकरार रहे ताकि कन्वीनियंट हो चीजें। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यूनिट तो आपने बना ली, उसके बाद क्या। एक यूनिट जब आपके हाथ में है तब आप उसको सब यूनिट्स या पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सब यूनिट या पार्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो शुड कंटेन दैट मच सब्जेक्ट मैटर जो आप एक क्लास में या 35 या 40 मिनट्स में कवर कर सकते हैं, जो आपकी क्लास की टाइमिंग है। जो ऑब्जेक्टिव्स इस क्लास में जो आप पढ़ा रहे हैं वो उसकी क्लास के अलग से ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स जो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है उस यूनिट के, क्योंकि हमने सिलेबस देखा, सिलेबस के अलग थे, ईयरली प्लानिंग की, उसके बाद हम यूनिट प्लान की। यूनिट जब हम प्लान कर रहे हैं तो यूनिट के अलग से ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। ये आप बीएड में भी पढ़ते हैं, ठीक है, बीएड में हम बनाते हैं, यूनिट प्लान हो गया, लेसन प्लान हो गया। तो हम देखते हैं कि जब हम यूनिट प्लान कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम इंक्लूड करेंगे, प्लस उस यूनिट के बाद वो यूनिट जब हो जाएगी तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हो जाएंगे, तो वो चीजें भी ध्यान रखनी है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स हमें इस तरीके से करना है कि वो प्रॉपरली फ्रेम हम कर पाए चीजों को, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। प्रॉपर डिसीजन आपको लेने हैं, प्रॉपर मेथड्स या टेक्निक्स आप यूज करेंगे, ऑडियो विजुअल या जितनी भी ज्यादा सेंसेस का आप इस्तेमाल करेंगे तो मल्टी सेंसरी अप्रोच आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वो चीज समझ आ सके। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच होना चाहिए। डिसीजन शुड ऑल्सो बी टेकन अबाउट द टाइप ऑफ इंटरेक्शन, कि बच्चों से आप किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, क्या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे या कैसे समझाएंगे, क्या चीजें होंगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, सब चीजों को आप डिसाइड करेंगे एक एक करके। प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए, जब आपने सब चीजें पढ़ ली, बता दी, इंटरेक्ट कर लिया, उसके बाद इवैल्यूएशन कैसे करेंगे वो चीज भी डिसाइडेड ऑलरेडी होनी चाहिए, कि आप कैसे जो है वो यूनिट पढ़ाने के बाद कैसे जो टाइम, रिसोर्सेज, यूनिट टेस्ट या क्या चीजें करेंगे, वो डिसीजन आपका ऑलरेडी होना चाहिए कि आप इवैल्यूएट बच्चे को कैसे करेंगे। अब ठीक है, हम ईयरली प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग पढ़ रहे हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदे हैं इसके, कि क्यों करें यूनिट प्लान। एक तो सिलेबस जो है वो अच्छे से यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो प्रॉपर तरीके से टाइम रहते वो कवर हो पाएगा हमारा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी चीजें, लर्निंग एक्सपीरियंस या सब्जेक्ट मैटर जब ऑर्गेनाइज्ड वे में है तो एडवांटेज ही होगा ना आपको। ऐसा नहीं होगा कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे कि आप पहले बेसिक, अब जैसे मैंने पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद हम टीचिंग लर्निंग पे शिफ्ट हुए, टीचिंग लर्निंग के बाद मैंने थियरीज का भी थोड़ा सा बताया, तो वो क्या है, सीक्वेंस में होंगी चीजें, ऑर्गेनाइज्ड होंगी। यूनिट प्लान लेज प्रॉपर स्ट्रेस ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, तो उस पर्टिकुलर यूनिट के क्या टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके ऊपर ये फोकस कर रहा है जिसकी वजह से बेटर तरीके से हम क्लैरिटी के साथ, टीचर भी क्लियर रहेगा कि कौन से गोल्स जो है अचीव करने हैं और स्टूडेंट भी क्लियर रहेगा कि उसको
समझ नहीं आए तो किस तरीके से चीजें क्लियर करनी है। देन आता है जी, टीचर इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, बिकॉज यूनिट प्लानिंग के दौरान टीचर सब कुछ डिसाइड कर चुका है कि उसको किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, किस मेथड का इस्तेमाल करेगा, कौन सी एक्टिविटीज करवा के देखनी है, तो वो सब चीजें टीचर ध्यान में रखेगा। तो ये एडवांटेज ही है उनके लिए। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टमेटिक वे में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो चलेगा, सारी चीजें बढ़िया प्रॉपर वे में चलेंगी, तो ये भी एडवांटेज हो गया। प्लानिंग द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज बिफोर हैंड, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपको अरेंज करनी है, तो वो सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी। तो जब आपको ऑलरेडी सब चीजें प्लान्ड है ना, तो बहुत कम स्कोप बच जाता है आपके पास इन डिसिप्लिन का, कि क्लास डिसिप्लिन में रहेगी और चीजें जो है वो स्मूथली चलेंगी, क्योंकि आपने वो जो होता है ना 45 मिनट या 30 to 45 मिनट, हमने एक एक मिनट प्लान कर रखा है यहाँ पे। अब तो हमारे लिए फायदेमंद तो है कि बच्चे का ध्यान नहीं भटकेगा। जो ऑलरेडी स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हेल्प करेंगे प्रॉपर इवैल्यूएशन में टीचर को, ठीक है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए हैं यूनिट के, तो इवैल्यूएशन भी हमें उसी हिसाब से करनी है कि क्या ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं। प्लानिंग जो है वो एक प्रॉपर प्रोविजन होगा डायग्नोसिस के लिए, यानी किन बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है, अगर दिक्कत आ रही है तो क्या रेमेडियल क्लासेस की जरूरत है या किन चीजों की जरूरत है। तो यूनिट प्लानिंग जो है वो एक प्रॉपर प्रोविजन दे देता है हमें रिव्यू करने का। आपको याद हो अगर, तो हम लेसन प्लानिंग में लास्ट में रिकैपिचुलेशन भी लिखते हैं, होमवर्क भी लिखते हैं कि बच्चे से क्या करवाया, क्या किया है हमने और क्या होमवर्क दिया है कि बच्चा अब क्या करके लाएगा घर से, ठीक है जी। तो यूनिट प्लानिंग बेसिकली एक प्रॉपर रिव्यू दे रहा है हमें, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब कुछ ना कुछ तो नुकसान भी होंगे ना इसके। सो यूनिट प्लानिंग पेव द वे फॉर द प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट डेली लेसन प्लानिंग। अगर यूनिट प्लानिंग कर रखी है तो हम प्रॉपर जो है वो लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ एक नुकसान या डीमेरिट्स, लिमिटेशंस देख लेते हैं। पहली बात तो ये, हमने इतनी प्लानिंग की है, पर इतनी प्लानिंग करना आसान काम थोड़ा ना होता है। मतलब इट्स नॉट एन इजी टास्क ना, कि आप पहले पूरा सिलेबस, मतलब पहले ईयरली आपने सोचा, फिर पूरे सिलेबस पे आप आए, सिलेबस के बाद आप यूनिट पे आए, यूनिट में आप सब यूनिट किया आपने, तो वो चीजें ईजी नहीं है, बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, तो वो एक लिमिटेशन हो गई, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब आप इंस्ट्रक्शनल टास्क या कोई चीज प्लान कर रहे होते हैं तो आपके पास ऑलरेडी, मतलब वो जो चीजें हैं, वो जो इजी टास्क तो नहीं है बट करना तो है, तो वो जो वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक या सीक्वेंस में आपने चीजें करनी है, जो आपने प्लान करना है, उसके लिए आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी चाहिए, आपको प्री नॉलेज होनी चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए कि कैसे किस टॉपिक को किस तरीके से अरेंज करना है। तो यूनिट प्लानिंग जो है एक तरीके से एक्सपर्टीज भी चाहिए उसमें, प्लस आपका लेबर भी, टाइम और लेबर दोनों चीजें लगेंगी ना टीचर के पार्ट पे। तो यहाँ पे टीचर के लिए, मतलब बच्चे के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा है, बट टीचर का यहाँ पे टाइम जा रहा है बहुत सारा और टीचर की मेहनत बहुत सारी लग रही है। अब आपको पता ही है मेहनत कौन लोग कितनी करना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत पे हम सब लोग ही कटते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कि थोड़े कम में, शॉर्टकट में काम चल जाए। सो वो चीज फिर यहाँ पे लिमिटेशन हो जाएगी अगर आप इस तरीके के टीचर हैं तो, ठीक है। यूनिट प्लानिंग की वजह से कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, जैसे हमने बोला ना कि हमने सारी चीजें प्लान कर रखी हैं कि ये चीज करनी है, देन ये करना है, देन ये करना है। सो वो प्लानिंग के टाइम, मतलब प्लानिंग तो ओके है, लेकिन जब आप उन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे ना, तो फिर वो ओरिजिनलिटी या क्रिएटिविटी का स्कोप वहां पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, कि टीचर ने जो प्लान कर रखा है वो उसी हिसाब से जाना चाहेगा, तो वो रेस्ट्रिक्ट हो गया टीचर की फ्रीडम। जब पढ़ाते टाइम अगर उसको लगा कि कुछ मॉडिफाई करा, तो वो रेस्ट्रिक्शन वहां पे थोड़ी आ गई, क्योंकि उसने प्लान तो क्लास में बहुत सारा किया था बट वो बच्चों को नहीं समझ आ रहा जिस तरीके से वो समझा रहा है, और वो पोर्शन दूसरे तरीके से समझाने के चक्कर में टाइम चला गया, तो आपकी प्लानिंग गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। तो वो क्रिएटिविटी का स्कोप जो है वो कम हो जाएगा इतनी ज्यादा प्लानिंग के बाद। यूनिट प्लानिंग मेक द टीचर टू मच कॉन्शियस। कई बार इतनी प्लानिंग के बाद इतना टीचर कॉन्शियस हो जाएगा कि अगर 1 मिनट भी वेस्ट हो गया तो उसको लगेगा कि यार ये तो क्लास में ये चैप्टर तो पूरा नहीं होगा, अब मैं कैसे जो है अगली क्लास में चैप्टर अगला कैसे पूरा होगा, सारा शेड्यूल शिफ्ट हो जाएगा जो टीचर ने इतनी सारी मेहनत की है वो। तो वो टीचर को थोड़ा सा कॉन्शियस बना देते हैं इन चीजों में। टीचर लर्निंग प्रोसेस बिकम्स टू मच टाइम बाउंड। हमने बोला ना कि एग्जैक्ट मिनट टू मिनट प्लान कर लिया हमने, तो वो टाइम बाउंडेशन जो है वो ज्यादा हो गई। स्टूडेंट और टीचर के पास और कोई रास्ता है नहीं, वो गाइडलाइंस यूनिट के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं। इट मेक्स द टीचिंग लर्निंग एज प्लानिंग सेंटर्ड रादर देन स्टूडेंट सेंटर्ड। तो सब कुछ प्लान होके सब कुछ प्लानिंग के ऊपर डिपेंड हो गया, यानी सेंटर पे कौन आ गया, प्लानिंग आ गई, जबकि सेंटर पे कौन होना
चाहिए था, स्टूडेंट होना चाहिए था, चीजें स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करनी थी, बट हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गए जी आपका ईयर प्लान और आपका यूनिट प्लान। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो बता दीजिएगा कमेंट करके। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लेसन प्लान के बारे में, जो कि आपने बीएड में किया भी होगा, बिकॉज केवीएस का एग्जाम दे रहे तो बीएड तो की होगी। ठीक है, सो लेसन प्लान की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।